दिनों से हम बाकायदा तौर पर करियर काउंसलिंग के हवाले से प्रोग्राम्स कर रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ़ शोबा हाय ज़िंदगी से लोगों को दावत दें और तालिब इल्मों को अवेयरनेस दे सकें कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कौन कौन से शोबे मौजूद हैं और कौन कौन से प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनको सीख कर हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आजकल बच्चों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, मैट्रिक और इंटर के बच्चे मुख्तलिफ़ इदारों में आगे एडमिशन्स की कोशिश कर रहे हैं, तो यही वो टाइम होता है जहाँ बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस और करियर काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि जब तक उनके पास प्रॉपर मालूमात ना हो वो सही फ़ैसला नहीं कर सकते। और एक रवायत ये रही है हमारे मुल्क में कि जब बच्चा मैट्रिक करता है तो मोस्टली उसके सामने दो ऑप्शन रख दी जाते हैं, FSC प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या आजकल ICS का ज़माना है, तो वो 2-3 शोबों से बाहर निकल ही नहीं पाता। हालांकि ज़िंदगी के अंदर सिर्फ एक शोबा नहीं है, कामयाबी के लिए बेशुमार शोबे हैं। एक रिसर्च तो ये है कि आज की दुनिया में 10,000 के करीब प्रोफेशंस मौजूद हैं और मेडिसन, इंजीनियरिंग और IT तो ये 3 प्रोफेशंस हैं। इट मीन्स के 9,997 दूसरे प्रोफेशंस भी हैं जिन्हें हमें जानने की ज़रूरत है। तो जी, मैंने जब अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाया कि आज के मेरे मेहमान हैं मलिक मोहम्मद फैसल साहब, तो आपकी जो है स्पेशलाइजेशन मैं कहूँ तो आप ऑडिट ऑफिसर के तौर पर पाकिस्तान के नामवर इदारों में गाहे बगाहे अपनी सर्विसेज दे चुके हैं और पिछले गुज़श्ता 15-16 साल से पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, अगर मैं नाम लूँ तो उन इदारों के नाम से ही आप पहचान लेंगे कि वहाँ पे अपनी इन्होंने पेशा वराना खिदमत अंजाम दी हैं। आपकी जो पहली पोस्टिंग है वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसके बाद आपने कायदे आज़म लाइब्रेरी में अपनी सर्विसेज दी हैं, उसके बाद आप पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में काम कर चुके हैं और IT यूनिवर्सिटी और फिर अब पिछले 6 साल से लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के साथ मुंसलिक हैं और बतौर हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। और अगर इनकी तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो आप हिस्ट्री में आप मास्टर्स कर चुके हैं और लॉ के हवाले से आपने LLB कर रखा है और एसोसिएट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। तो ये मुख्तसर सा तारुफ है आज के मेरे मेहमान का। यकीनन आज आप समझ ही चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं ऑडिट एंड फाइनेंस के हवाले से, जो कि किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा ही सेंसिटिव और बड़ा ही एक अहम शोबा समझा जाता है, क्योंकि इसी की रिपोर्ट के ऊपर आपकी कारकर्दगी बेस करती है कि आप कितने कामयाब हैं, कि फाइनेंस की यूटिलाइजेशन कितनी बेहतर हो रही है और किस तरीके से फंड्स को बेहतर तौर पर फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में एलोकेट किया जा सकता है। सर, मैंने कोशिश किया है कि तमहीद बना सकूं ऑडिट और फाइनेंस के हवाले से, बाकी तो आपका शोबा है, आप अपनी एक्सपर्ट राय दे सकते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे जब मैट्रिक से आगे बढ़ते हैं तो क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती, तो बहुत सारे बच्चे जो कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर कुछ बच्चे ICOM का इंतखाब कर लेते हैं, कुछ बच्चे ACCA का इंतखाब कर लेते हैं, कुछ BCom फाइनेंस का या BCom IT का इंतखाब कर लेते हैं, कुछ BS फाइनेंस एंड अकाउंट्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये उनके सेकेंडरी ऑप्शंस होते हैं, ऑल्दो ये प्रॉपर एक करियर का पाथ देते हैं। तो थोड़ा सा आप बताइए कि हमारे मुआशरे में इस सब्जेक्ट की इतनी ज़्यादा अवेयरनेस क्यों नहीं है? देखिए, ये बात आपने की है ना कि सेकेंडरी ऑप्शन, जी, मेरा नहीं ख्याल कि इसको सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे लेना चाहिए। इसको बच्चों को गाइड करने की ज़रूरत है कि जितनी इस शोबे में अपॉर्चुनिटी है वो बाकी आपको मेडिकल में या इंजीनियरिंग साइड पे या IT साइड पे इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है जितनी इधर है। क्योंकि आपका कोई भी इदारा पब्लिक है, प्राइवेट है, इवन कि अगर आप कोई बिज़नेस सेल्फ एम्प्लॉय बनना चाहते हैं तो आपको ऑडिट एंड फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बगैर तो कोई भी इदारा जो है वो चल सकता ही नहीं है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि अगर मजबूरी के तौर पे जाते हैं तो उनको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। वो एक बड़ी सेफ फील्ड की तरफ आ रहे हैं और इसमें उनका कैरियर सिक्योर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो अपनी ग्रेजुएशन भी इवन के, और इसमें इस कैरियर का जो सबसे बड़ा एडवांटेज बच्चों को ये होता है कि बड़ी अर्ली स्टेज पे बच्चे जो है वो अर्निंग कैपेबिलिटी जो है ना वो अचीव कर लेते हैं।
بجائے اس کے کہ آپ جو ہے میڈیکل میں بھی اگر آپ دیکھیں نو ڈاؤٹ کہ وہ فیلڈ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پاکستان میں پاپولر بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، لیکن اس میں آپ کو دیکھیں کہ آپ کو ٹائم کتنا لگتا ہے جی اور یہ کامرس آڈٹ اور یہ جو فائنانس کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ کو اتنا ٹائم لگتا ہی نہیں ہے. آپ سی اے کرنے جا رہے ہیں، آپ سی اے ٹھیک ہے 5-6 سال میں کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن آپ کو 2 سال بعد ہی کمپنیز جدھر آپ انٹرنشپ کرنے جاتے ہیں وہ آپ کو اچھے خاصے پے کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ جاب آفر کر دیتے ہیں. کیونکہ اس کی ہر جگہ ضرورت ہے، پبلک سیکٹر ہو پرائیویٹ سیکٹر ہو، یہاں کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جاب اپرچونٹیز نہ ہوں. جی اچھا فیصل صاحب، آپ کی اس بات سے کہ یہ ایک بہت برائٹ ایریا ہے جس میں ایک سکسیزفل کریئر لیا جا سکتا ہے. اب جو بچے آپ کی بات سن رہے ہیں اور وہ میتھ اور کیلکولیشنز میں اچھے ہیں تو وہ اس کریئر کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو وہ کس ٹائم ایک پراپر اپنا کریئر پاتھ لے سکتے ہیں؟ مینس کہ میرا پوچھنے کا مطلب ہے کہ میٹرک کے بعد انہیں کیا سبجیکٹس پڑھنے چاہیے اور انٹر یا یونیورسٹی میں انہیں کس سبجیکٹس کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، اگر تو میٹرک کے بعد ہی اگر بچہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے کامرس کی طرف جانا، پاکستان میں جو ہے نا یہ چونکہ کہہ لیں کلچر ایک اس طرح کا ہے کہ میٹرک کے بعد ہر ماں باپ جو ہے نا وہ یہی کوشش کرتے ہیں، بچے کے بھی ذہن میں یہی ڈالا ہوتا ہے کہ آپ نے یا میڈیکل میں جانا ہے یا انجینئرنگ میں جانا ہے. جی تو نارملی اس وقت جو ہے وہ بچے ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے. نارملی ایف ایس سی کے بعد جو ہے نا وہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ ہم نے اب کس فیلڈ کی طرف جانا ہے، اور وہ بھی وہ بچے جو مارکس جو ہے وہ کم سکیور کر پاتے ہیں. جی میٹرک کے بعد ڈیسیژن لے لیں تو بہت ہی اچھا ہے، آپ جو ہے وہ آئی کام کی طرف آ جائیں، کامرس جو ہے نا کی طرف اس میں آپ انٹر کر لیں. لیکن ایف ایس سی کے بعد بھی کوئی دیر نہیں ہوتی، اور اس فیلڈ میں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ایون کہ ماسٹرز کرنے کے بعد بھی آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ گریجویشن جو ہے نا، اگر آپ اپنا سی وی جو ہے وہ ایک بطور اسپیشلسٹ آڈٹ اینڈ فائنانس اگر آپ اپنا سی وی بنانا چاہتے ہیں تو آپ گریجویشن جو ہے نا وہ آپ کی کامرس جو ہے یا فائنانس میں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. اچھا سر، کچھ بچے میتھمیٹکس سے بڑی جان چھوڑاتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو پاتا اس میں، کہیں ٹیچر کا کردار ہوتا ہے، کہیں پہ بچوں کے اپنے انٹرسٹ بھی فال نہیں کرتے. تو آپ اپنے تجربے اور وزڈم کی روشنی میں بتائیے کہ لازم ہے جن بچوں کا میتھ اچھا ہو وہی آڈٹ اور فائنانس کی فیلڈ میں آ سکتے ہیں، یا جن کا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ اس فیلڈ میں اچھا کریئر کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. یہ واقعی یہ ایک جو ہے نا کہہ لیں ایک مسکنسیپشن ہی ہے کہ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کا جو بندہ ہوگا نا وہ میتھ کا بڑا جو ہے نا وہ کوئی ایکسپرٹ ہوگا یا اس کی کوئی بڑی کیپیبلٹی ہوگی میتھ کی. دیکھیں، ہم جو ایف ایس سی لیول پہ میتھ پڑھتے ہیں وہ میتھ جس نیچر کا ہوتا ہے نا، وہ جو ڈیفیکلٹ میتھ ہے نا وہ سائنٹسٹ کے لیے ہے ڈیفیکلٹ میتھ. جب آپ آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی فیلڈ میں آتے ہیں تو وہاں میتھمیٹکس نہیں اتنا امپورٹنٹ رہتا، وہاں ایکچولی رولز ریگولیشنز کی کمپلائنس جو ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے. وہ آپ کا ایپٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ آپ ایک سچویشن کو انالائز کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ چیزوں کو ڈفرینٹ اینگلز سے دیکھ سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ چیزوں کو ایک پراپر پروسیجر کے تحت جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی وہ انالیٹیکل ایبلٹیز چاہیے ہوتی ہیں. میتھ کا کوئی بہت زیادہ نالج جو ہے وہاں نہیں چاہیے ہوتا، اور کہتے ہیں سمپل بیسک میتھس ہوتا ہے. لیکن وہ جو آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کی فیلڈ ہے اس میں وہ کاؤنٹنگ پرنسپلز ہوتے ہیں، وہ آپ کو جو ہے نا وہ صاف ظاہر جب آپ کامرس سائڈ پہ آئیں گے تو وہ آپ کو بتائے جائیں گے. ان کا میتھ کے ساتھ ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. میتھ تو صرف کہہ لیں کہ بیسک پلس مائنس ملٹیپلیکیشن ڈویژن اتنا ہی اس میں انوالو ہوتا ہے. جی لسنا صاحب، آپ نے جانا کہ اکثر بچے جو ہے وہ میتھ سے جان چھڑاتے ہیں، تو میتھ سے جان چھڑانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. آڈٹ اور فائنانس اور ایون اکاؤنٹس کے اندر بیسک ارتھمیٹک آپریشنز اگر آپ کو آتے ہیں تو آپ اس شعبے میں قدم رکھ سکتے ہیں اور ایک اچھا کریئر اپنا سکتے ہیں. ایسا سر، تھوڑی اس گفتگو کو اب ان جنرل سے آگے نکلتے ہیں. آڈٹ ہوتا کیا ہے؟ اکثر اداروں کے اندر آڈٹ کیا جاتا ہے، ایکسٹرنل باڈیز آڈٹ کرتی ہیں. یہ ادارہ گورنمنٹ ہی کے ادارے ہی کے انڈر آپریٹ کرتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں؟ یہ جو آڈٹ ہے بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ آڈٹ اگر میں اس کی براڈ 2 کیٹیگریز کروں
تو ایک ہے آڈٹ، پبلک آڈٹ ہے جی اور ایک پرائیویٹ آڈٹ ہے. جی اچھا، اب اس میں پاکستان میں جو سسٹم ہے، پاکستان میں ایک آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا ایک ادارہ ہے جی جس کے ذمے ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی پبلک انسٹیٹیوٹس ہیں، پبلک انسٹیٹیوٹس مطلب جن کو گورنمنٹ فنڈنگ کرتی ہے، یا جن کو میں سادہ لفظوں میں کہوں جو سرکاری ادارے ہیں، جی سرکاری ادارے جتنے بھی ہیں جو کہ گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان سب کا جو آڈٹ ہے وہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پرائیویٹ آڈٹ کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ ہے کہ جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیز ہیں جی اور جو کمپنیز آرڈیننس کے تحت بنی ہیں، یا جو کوئی کسی کا جو ہے کوئی کہہ لیں کہ پرائیویٹ بزنس ہے، جو ہے کسی نے کمپنی کو اسٹیبلش کی ہوئی ہے، وہ لوگ جو ہے نا آڈٹ کرواتے ہیں. وہ پروفیشنل آڈیٹرز جو کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر ایک انڈیپینڈنٹ کوئی بندہ کوالیفائڈ ہے، کسی نے سی اے کیا ہوا ہے، اے سی سی کیا ہوا ہے، سی آئی اے کیا ہوا ہے، اور اس کے پاس باقاعدہ لائسنس ہے پریکٹس کا، جو کہ لائسنس ایشو کرتے ہیں، جیسے ڈاکٹرز کو جو ہے نا ڈاکٹرز کی ایسوسیشنز ہیں وہ کرتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ ایسوسیشن آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہے، ایسوسیشن آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں. وہ جو ہیں وہ ادارے ان کو اوور سی کرتے ہیں. ان اداروں کے تحت وہاں سے جو کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پھر آڈٹ کرتے ہیں. جو پرائیویٹ فرمز ہوتے ہیں وہ اپنی ضرورت کے تحت آڈٹ کرواتی ہیں. اب آڈٹ ہوتا کیا ہے؟ آڈٹ ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ایک بزنس ہے، اس کو ایک انڈیویجول اون کر رہا ہے. اگر میں سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا ایک بزنس ہے، فار ایگزامپل آپ کا کوئی بھی جو ہے نا ایک چھوٹی سی دکان ہی ہے بے شک آپ کی، آپ اس میں مین پالیسیز بناتے ہیں. آپ نے ایک پالیسی دے دی کہ بھی یہ میری پروڈکٹ ہے، یہ آپ نے اس پرائس پہ اس طرح پروکیور کرنی ہے، اس پرائس پہ آپ نے سیل کرنی ہے. اب آپ نے ایک پالیسی دے دی. اب آپ کے نیچے اس کے جو ہے نا ایگزیکیوٹرز ہیں، کوئی آپ کے پاس جو ہے نا وہ اکاؤنٹنٹس ہوں گے جو کہ باقاعدہ حساب رکھ رہے ہوں گے کہ جو ہے اتنی جو ہے نا ڈیلی سیل ہو رہی ہے، اتنی جو ہے نا وہ چیزیں جو ہے وہ پرچیز ہو رہی ہیں، یہ جو ہے وہ پروفٹ ہو رہا ہے، یہ ایکسپینسز ہو رہے ہیں، یوٹیلیٹیز پیڈ ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے. دوسرے آپ کے جو ہے وہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوں گے. اب یہاں آڈیٹر کا رول کیا ہے؟ جو اونر ہے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر چیز پہ نظر رکھ سکے، اور اس کے پاس اتنی سکل بھی نہیں ہے کہ وہ ہر رولز ریگولیشن سے واقف ہو اور وہ ٹیکنیکلی چیزوں کو دیکھ سکے کہ کیا جو میں نے پالیسیز دی تھیں کیا ویسے ہی کام ہو رہا ہے، کوئی میرا سٹاف جو ہے وہ چیزوں کو ادھر ادھر تو نہیں کر رہا، یا میرا سٹاف انڈر پرفارم تو نہیں کر رہا، یا میرے سٹاف میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو انکمپیٹنٹ ہے، جو کام کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتا، یا کہیں نیچے کوئی میرے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے، پروفٹ مجھے کم شو کر رہے ہو، چیزیں جو ہے وہ اوور پرائس پہ لے رہے ہو. تو یہاں پھر ایک اپنے لیے جو ہے وہ آڈیٹر کا ارینج کرتا ہے. اب وہ آڈیٹر وہ ہائر کرے گا، کسی کمپنی سے بات کرے گا، کسی انڈیویجول سے بات کرے گا جو کوالیفائڈ ہوگا، اسے کہے گا کہ یہ میرے اکاؤنٹس پر سٹاف نے یہ اکاؤنٹس بنائے ہیں، تو مجھے یہ ذرا ویریفائی کر دے کہ کیا واقعی اس سال مجھے جو ہے میرے آپریشنز بالکل ویسے ہی ہوئے ہیں جیسے میں چاہتا تھا. تو وہاں پھر آڈیٹر آ کے اس کے ہر ٹرانزیکشن کو وہ انالائز کرے گا، اس کی اسکروٹنی کرے گا. وہ دیکھے گا کہ کیا جتنی سیل ہوئی ہے یا جتنی بائنگ ہوئی ہے، کیا جس طرح جو ڈائریکشن دی تھی، جو ایس او پی اونر نے بنائے تھے، کیا اس کے مطابق ہی ہوئی ہے. پھر وہ ایک رپورٹ تیار کر کے وہ اونر کو پیش کرے گا. اب وہ جب رپورٹ اونر کے پاس جائے گی، پھر وہ اونر دیکھے گا کہ کہاں کہاں جو ہے نا ڈرا بیکس ہیں، اس کی روشنی میں وہ پھر ایکشن لے گا اور اپنے بزنس کو ٹھیک کرے گا. یہ ایک جنرل جو ہے وہ پرنسپل. اچھا سر، یہ تو بڑا زبردست ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ کی ویک ایریاز آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جن کو آپ امپروو کر کے آگے گرو کر سکتے ہیں. لیکن ہم ہر سال اخبارات میں خبریں پڑھتے ہیں کہ جی آڈٹ رپورٹ کے مطابق اتنی کرپشن ہو گئی ہے، فلاں آڈٹ کے مطابق اتنی کرپشن ہو گئی ہے. تو یہ کرپشن کہاں سے ہو جاتی ہے؟ مینس آڈٹ والے تو ٹرانسپیرنسی انشور کر دیتے ہیں، تو یہ کرپشن کی کیا کہانی ہے؟
ये आपने जो है ना बड़ा ही कह लेंगे दुखती रग पे हाथ रख दिया है कि करप्शन क्यों होती है। बात तो ठीक है आपकी कि देखें, अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने एक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नाम से एक अदारा बनाया हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ सैकड़ों में नहीं हज़ारों में है, और जिसके ऊपर बजट लाखों में नहीं करोड़ों में जो है ना जिसका बजट है, जिस पे गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करती है, तो उसके बावजूद करप्शन नहीं रुक रही जी। करप्शन बढ़ती जा रही है। अब बात यह है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि जिस तरह जो है मैंने मिसाल दी आपको, एक बिजनेस ओनर है, इसी तरह ही गवर्नमेंट भी जो बेसिक जो ट्रू स्पिरिट है ऑडिट की वो यही होती है कि गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है, उसके बाद उसके फंक्शनरीज उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब पॉलिसी से लेके एग्जीक्यूशन और उसकी अकॉम्प्लिशमेंट तक दरमियान में जितने भी प्रोसीजर्स हैं उन सब की कंप्लायंस टेस्ट करने के लिए ऑडिट होता है कि क्या इसमें कोई रूल रेगुलेशन की वायलेशन तो नहीं हुई, क्या जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे उन सब को फॉलो किया गया है कि नहीं। ऑडिटर उन सब को एग्जामिन करके रिपोर्ट वापस गवर्नमेंट को दे देता है। लेकिन अब क्या किया जाए, आपके जो है ना हर स्टेप पे बेसिकली जो नीयत है उसमें फॉल्ट होता है हर जगह। मैं अपने से शुरू करता हूँ कि सबसे पहले ऑडिटर की नीयत में ही फॉल्ट होता है। जब ऑडिटर किसी चीज को एग्जामिन कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है, तो जो ऑडिटी होता है, ऑडिटी मतलब जो बंदा ऑडिट करवा रहा होता है जी। जिसको, अब ये देखें, ये ऑडिट को पाकिस्तान में जो है ना उस तरह फ्लरिश करने ही नहीं दिया गया, उस तरह इसको इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया गया। वो तो आपकी जुडिशरी भी नहीं हो पाई अभी तक। अब आप जुडिशरी देख, 75 साल गुजर चुके हैं, तो 75 साल गुजर चुके हैं। आपकी जुडिशरी में देखें कि कैसे जो है ना वो हर तरह की बुराई जो है वो उस अदारे में मौजूद है। ये ऑडिटर का रोल किसी जो है कह लें जुडिशरी से कम नहीं है जी। जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने का जिम्मेदार है, इसी तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान फाइनेंशियल साइड पे हर रूल रेगुलेशन को अपहोल्ड करने का वो जिम्मेदार है। लेकिन वही बात आ जाती है हमारे एटीट्यूड वाली, हमारे जो है ना वो अंदर जो कमज़ोरियां हैं वो हर डिपार्टमेंट में हैं। गवर्नमेंट से शुरू हो जाते हैं, गवर्नमेंट खुद ही तो सारा एग्जीक्यूट करवा रही होती है। जब गवर्नमेंट की खामियां निकाल के हम गवर्नमेंट के सामने रखते हैं तो बर्दाश्त नहीं करते, वो तो उसको मारने से इनकार कर देती है जी। और अब खामियां तो हर बंदा अपनी छुपाता है। अच्छा फैज़ल साहब, हमारे मुल्क को बने 75 साल हो गए और आपने एक नेशनल इशू की तरफ इशारा दिया है। जब हम इस पे डिबेट करते हैं तो इसका एक जवाब ये मिलता है कि जिन ममालिक की आप बात करते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके यहाँ डेमोक्रेसी 2-2 साल पुरानी है, 2-2 साल से वहाँ जमहूरियत का राज है। तो अभी हमें तो 75 साल ही हुए, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। तो आप एज ए ऑडिटर प्रोफेशनल के तौर पर क्या समझते हैं कि अभी हमें बहुत वक्त लगेगा कि अगेन के नीयत का ही फतूर है? देखना, जिस डगर पे हम लोग चल रहे हैं इससे तो अगले 200 साल में भी चेंज नहीं आने वाली, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में हर इदारा जो काम उसको तफवीज़ किया गया है वो उसकी रूह जो है ना उसके मुताबिक वो काम नहीं कर रहा। इवन कि हमारी इबादत भी जो है ना अब कह रहे हैं टकरें रह गई हैं और वो रूह से खाली है, स्पिरिट नहीं है। हर बंदा जो है, जितने भी मैंने डिपार्टमेंट्स देखे हैं, एक डिपार्टमेंट का जो रोल है वो उस रोल को इफेक्टिवली जो है ना वो पूरा नहीं कर रहा। तो अब यहाँ आप किसके पास जाएंगे? एंटी करप्शन का अदारा हमने बनाया जी, करप्शन को रोकेगा, उसमें करप्शन उससे ज्यादा है, उसके ऊपर हमने नैब बना दी। क्या ऑडिटर जनरल का ओहदा काफी नहीं था? अगर उसी अदारे को ही ठीक किया जाता तो ये, अगर ऑडिटर जनरल का अदारा ठीक हो, वो करप्शन पॉइंट आउट करे, अगर किसी अदारे में करप्शन हो रही है और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट साफ है उस अदारे के बारे में,
तो फिर एडिटर जनरल से पूछा जाना चाहिए कि जनाब आपकी रिपोर्ट भी वहां से है, बिल्कुल साफ कह रही है और करप्शन वहां बेहिसाब है। आप किस अदारे में जाएं, आप हर पब्लिक किस अदारे में करप्शन नहीं है। पासपोर्ट ऑफिस चले जाएं वहाँ करप्शन है, नादरा के ऑफिस चले जाएं वहाँ करप्शन है, पुलिस। और रिपोर्टें अव्वल तो जो है वो मेन इश्यूज को हाईलाइट ही नहीं करती, जहाँ इश्यूज को हाईलाइट किया होता है वहाँ कोई एक्शन ही नहीं होता। आई थिंक फैसल साहब आप हर चीज यहाँ मैनेज है। आप कुछ ज़्यादा सच के अलंबरदार हैं। हमने अपना प्रोग्राम भी चलाना है और बात लोगों को रहनुमाई भी देनी है। यकीनन ऑडिट एक ऐसा प्रोफेशन है कि जो चेक एंड बैलेंस करता है और जो लुकुनाज हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं किसी भी इदारे की, उनको पॉइंट आउट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि वीक एरियाज़ को स्ट्रेंथ में बदला जाए और उसके मुताबिक पॉलिसी डिज़ाइन की जाए। फैसल साहब के बारे में मैं बताता चलूँ कि ऑडिट के हवाले से तो उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट्स भी बताया और यकीनन जो बच्चे और स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे वो यकीनन अपने लिए एक नए करियर के बारे में भी सोच रहे होंगे कि इस तरीके से हम इस प्रोफेशन को अपना सकते हैं। अच्छा सर, कुछ क्लीशेज हो जाते हैं, यानी इतनी दफ़ा रिपीट होते हैं कि वो जुमले अपना मान ही लूज़ कर देते हैं ऑडिट एंड फाइनेंस, इवन अकाउंट्स के बारे में, कि ये बड़े खुश्क शोबाजात समझे जाते हैं। आप बतौर प्रैक्टिशनर क्या समझते हैं कि ये खुश्क हैं कि ऐसे बस बातें बनी हुई हैं? देखें जी, मैं तो ऑडिट फील्ड से हूँ, अकाउंट्स एंड ऑडिट इंटरलिंक्ड ही हैं, लेकिन जो स्पेशली ऑडिट की फील्ड है ना, ये किसी तरह भी खुश्क नहीं है। अकाउंट्स की फील्ड को आप कह सकते हैं कि वो खुश्क है, कि उसमें आपके पास जो है वो कोई मार्जिन नहीं है, आपने जो है 2+2 करना है। लेकिन जो ऑडिट की फील्ड है ना, उसमें आपने ये देखना है कि 2+2 = 5 कैसे हो गया, क्यों हो गया। और ये जो ऑडिट की फील्ड है, मैं तो इसमें अपने यूथ को कहूँगा कि आपका आगे आना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है। ऑडिटर जो है वो कह लें एक डिटेक्टिव होता है, और आप तो देखते हैं मूवीज़ ड्रामास देखते हैं कि डिटेक्टिव की जॉब क्या कोई जो है वो बोरिंग होती है। ये तो बड़ी बोरिंग तो नहीं होती। और दूसरा आप देखें कि ये मकसद कितना बड़ा है जी। आपके ज़िम्मे ये होता है कि जी आपने देखना है, आप जिम्मेदार होते हैं एक अदारे के, कि आप उस अदारे में रूल्स रेगुलेशंस की कंप्लायंस को आपने इंश्योर करना है। अगर आप किसी अदारे में रूल्स रेगुलेशन की कंप्लायंस को इंश्योर करा दें, उसमें जो डिविएशंस हैं, जो वायलेशंस हैं, जो इरेगुलरिटीज़ हैं, अगर आप उनको पॉइंट आउट करते हैं तो ये कितनी अजीम खिदमत है, अवाम की कितनी बड़ी खिदमत है। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि आप कंट्री को सर्व करना चाहते हैं, तो इससे बेहतर जो है आपके पास आउटलेट कोई नहीं हो सकती कि आप किसी अदारे में ऑडिटर हों और आप वहाँ खड़े हो जाएं कि जी मैं रूल्स रेगुलेशन से डिविएशन नहीं होने दूंगा, और आप उस पोजीशन में होते हैं कि आप वाकई उस अदारे को जो है वो वहाँ रह के, तो आप अपनी आपकी एक आवाज़, बड़ी स्ट्रॉन्ग आवाज़ होगी, और आपके सामने जो है कोई बड़े से बड़ा भी जो है वो आके आपको मना नहीं कर सकेगा, क्योंकि आप रूल्स रेगुलेशंस प्रोसीजर्स को जानते होंगे। और बहुत कम लोग होते हैं जो जानते होते हैं। ज़्यादातर जॉब्स जो होती हैं वो स्टीरियोटाइप होती हैं, और उससे तो बंदा वैसे ही बोर हो जाता है। लेकिन ये ऑडिट की जॉब, आपके सामने रोज़ एक नया एवेन्यू खुल रहा होता है, एक नई चीज़ आपके सामने आ रही होती है, और आपके लिए तो रोज़ जो है ना वो एक नया, कह लेंगे आपके लिए एक चैलेंज आपके सामने होगा। और आपको उसमें अगर आपके अंदर विल पावर होगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं वाकई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो आपके पास तो बेशुमार जो है ना वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर ट्रांजैक्शन आपके पास आएगी। आप कह सकते हैं कि जी ये पैसा जो है इधर तो ये खर्च करने की ज़रूरत नहीं थी, क्यों खर्च हुआ है? अगर खर्च हुआ है तो क्यों ट्रांसपेरेंटली खर्च नहीं हुआ? हर जगह देखें करप्शन का शोर है, हर बंदा करप्शन से तंग है। आगे आए, करप्शन के आगे दीवार बने और अपना रोल प्ले करें, और जो है ना सिर्फ ये आपका अपना एक रोज़गार का बाइज्जत रोज़गार का बायस होगा, बल्कि ये आपके लिए एक मुल्की खिदमत है, बल्कि मैं तो कहूँगा ये जहाद है। और ये मत भूलें कि ये बड़ी जो है ना आपकी जॉब बड़ी कुछ स्मूथ होगी,
जब आप किसी को पॉइंट आउट करेंगे, कोई रेगुलरिटी पॉइंट आउट करेंगे, तो फिर आपके सामने जो है ना वो तागूत भी खड़ा होगा। वो आपको कहेगा जी कि हमारे सिस्टम को आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हक की आवाज़ जो है वो बुलंद करना, फिर आगे फिर उसके चैलेंजेस भी आते हैं। फैसल साहब, प्रोफेशनल या पेशा वाराना महाज पर जो आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इस प्रोफेशन की वजह से आपकी जो फैमिली है या आपके जो हाउस होल्ड मैकेनिज्म है, घर का भी तो एक ऑडिट करना होता है, तो आपकी ये जो एक्सपर्टीज़ हैं घर के मामलात में कितनी हेल्पफुल साबित होती हैं? जब आप अपने घर के लिए ग्रोसरी करते हैं, महीने या इवन एनुअल बजट डिज़ाइन करते हैं, तो आपका प्रोफेशन कितना हेल्पफुल साबित होता है? बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होता है। सिर्फ घर ही नहीं, ज़िंदगी के हर मामले में आपकी जो अप्रोच होती है ना, वो आपकी अप्रोच एक एनालिटिकल अप्रोच होती है। हर बंदा आपको डॉज नहीं कर सकता। आपको फ़ौरन, आप किसी भी जगह जाते हैं, किसी भी ऑफिस में आपका कोई काम होता है या किसी भी जगह आपका लोगों से वास्ता पड़ता है, तो आप अपने अंदर आप फील करेंगे, अगर आप इस प्रैक्टिकल शोबे से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि यहाँ है ही रूल्स रेगुलेशंस की कंप्लाइंस, और आप तो इंश्योर करा रहे होते हैं। जब आप खुद इंश्योर करा रहे होते हैं तो आपको इतनी चीज़ों का पता चल जाता है कि यहाँ से ये बंदा डिविएट कर रहा है, यहाँ से ये बंदा, आप उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। जब आप किसी को पॉइंट आउट कर देते हैं तो वो कम से कम आपके साथ जो है ना वो सीधा हो जाता है, आपको डॉज नहीं को कर सकते। बिल्कुल। तो ये आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए भी एक बड़ी ज़बरदस्त फील्ड है। अच्छा लिसनर्स, यहाँ पे मैं आप तमाम सुनने वालों को ये भी बताता चलूँ कि ऑफ द एयर जब मेरी फैसल साहब से गुफ्तगू हो रही थी, अचानक कुरान मजीद के हवाले से कुछ गुफ्तगू हुई, तो फैसल साहब अपनी गुनागुम मसरूफियात के बावजूद कुरान दोस्ती को पूरा करते हैं और बड़े खुशी खुजू से कुरान मजीद फुरकान हमीद को ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसके तर्जुमे पे बड़ा गौर व फिक्र करते हैं। और इस चीज़ की खासी है कि आज की मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद वो कुरान से रहनुमाई लेते हैं। और अभी बता रहे थे कि अब तक वो 16 सिपारे जो हैं उनको तर्जुमे के साथ सीख चुके हैं और इन्हें अल्लाह ताला के वो अहकामात मालूम हैं, उनको ये समझ सकते हैं। ऑल्दो इन्होंने कोई बहुत आलम दीन का कोई कोर्स नहीं किया, और अपनी बातों में भी ये इस चीज़ को तबलीग करते नज़र आते हैं कि अरबी ज़बान मुश्किल है जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को आसान रखा है। तो हम आने वाले दिनों में इनके साथ कुछ ऐसी नशिस्तें इंशाल्लाह रखेंगे जिसमें इनसे जानेंगे कि किस तरह इनकी रग़बत कुरान के साथ बढ़ी, क्योंकि आज हम कुरान को अरबी में पढ़ के सवाब के लिए तो विर्द भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कुरान के उस एसेंस जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जिस तरह हर मशीन की कैटलॉग है तो कुरान इंसान की कैटलॉग जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। तो फैसल साहब, मैं इस प्रोग्राम के एंड में आपसे ये वादा भी लूँगा बशर्ते ज़िंदगी आने वाले दिनों में हम आपके कुरान दोस्ती के सफ़र को भी पब्लिकली लेके आएँ और लोगों को बताएं किस तरीके से आपने कुरान से मोहब्बत शुरू की और बल्कि कुरान ने आपसे मोहब्बत शुरू कर दी। हम जब अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला 10 कदम इंसान की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये एक वाइस वर्सा कैफियत है। तो इन तमाम बातों को हम फैसल साहब की ही ज़बानी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश का मकसद भी ये होगा कि आप कुरान को कैसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आज की मॉडर्न एज के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारी चीज़ों ने आसानी पैदा की और उस आसानी के साथ कुरान फहमी कैसे मज़ीद आसान की जा सकती है। इन्हीं कलमात के साथ मलिक मोहम्मद फैसल साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आपने अपना कीमती वक्त में से कुछ वक्त FM 96.6 के साथ बिताया। यकीनन आपकी गुफ्तगू में ज़्यादा गुफ्तगू तो हमारी ऑडिट के हवाले से रही है, ऑडिट के करियर के हवाले से रही है, ऑडिट की एजुकेशन के हवाले से रही है और फिर कौमी ज़िम्मेदारियों के हवाले से रही है। यकीनन लिस्टर्स के लिए बड़ी मुफीद मालूमात होगी, और इस मुफीद मालूमात के बाद जहाँ स्टूडेंट्स अपने करियर के बारे में मुख्तलिफ प्रोफेशंस के हवाले से सोचते हैं, एक नए प्रोफेशन के बारे में भी बड़े कॉन्फिडेंस से ना सिर्फ सोचेंगे बल्कि इस प्रोफेशन को अपनाएंगे और कौमी खिदमत में अपना हिस्सा निभाएंगे। इसी के साथ मुझे मोहम्मद उमर को प्रोग्राम FM 96.6 के मेहमान से दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए FM 96.6 वॉइस ऑफ LCWU।